जज साहब, ये करोड़ रुपए ले लो और इस औरत को कातिल साबित कर दो। मुझे बचपन में मेरे जालिम बाप ने सौतेली माँ के कहने पर मार मार कर घर से निकाल दिया था। मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की और फिर मैं एक सेशन जज बन गया। एक दिन एक केस के सिलसिले में एक रईस आदमी ने 1 करोड़ रुपए की रकम मुझे ऑफर की और कहा कि इस औरत को कातिल साबित कर दो। मगर मैंने वो रकम उठाकर उसके मुंह पर दे मारी। अगले दिन जब उस औरत को मेरे सामने पेश किया गया तो उसे देखकर मेरे तो सर पर आसमान ही गिर पड़ा, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि वो तो मेरा नाम अभिजीत है। मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, जब मेरी माँ हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। हमारा हंसता खेलता परिवार था। मेरे पापा मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ जब भी तैयार होती तो पापा उनके पीछे पीछे ही घूमते रहते। कभी उनका पल्लू संभालते तो कभी उनसे तरह तरह की बातें करते। मैं ये नज़ारा देखकर बहुत खुश होता था। मेरे लिए वो लोग बहुत कीमती थे, क्योंकि मेरे दिल में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ के लिए ही था। औलाद को अपने माँ या बाप में से कोई एक ही ज्यादा अच्छा लगता है, और मेरे लिए वो मेरी माँ थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी हर छोटी छोटी बात पर वो मुस्कुरा देती थी। मैं अगर बीमार होता तो वो सारी रात मेरे पास बैठकर मेरा ख्याल रखती थी। उनके हाथों में एक अजीब सा जादू था। वो जब भी मेरे सर पर हाथ फेरती तो जैसे मेरा सारा दुख खत्म हो जाता था। वो मेरी पूरी दुनिया थी और मैं उनके बगैर अपनी जिंदगी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। फिर एक दिन वो सीढ़ियों से गिर गईं। मैं उस वक्त घर के अंदर खेल रहा था कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। मैं भागता हुआ बाहर गया तो देखा कि मेरी माँ नीचे पड़ी हुई हैं और उनकी आंखें बंद हैं। उनके चेहरे की जो रौनक थी वो जैसे बुझ सी गई थी। मैंने जोर जोर से उन्हें बुलाना शुरू कर दिया, मगर वो मुझे कोई भी पलटकर जवाब नहीं दे रही थी। मैं सिसकने और चिल्लाने लगा। पापा भी दौड़ते हुए आए। उन्होंने माँ को गोद में उठाया और फिर रोते हुए उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आईं। फिर कुछ दिन बाद मेरा घर जैसे खाली हो गया था। हर दीवार पर उनकी हंसी गूंजती सुनाई देती थी, मगर वो खुद कहीं भी नहीं थी। पापा के दोस्त, रिश्तेदार, सब लोग कहते थे कि बीरेंद्र अब कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेपनाह प्यार करते थे। और मैं भी यही सोचता था। मैं देख रहा था कि पापा की आंखों के नीचे काले गड्ढे बन चुके थे। वो देर रात तक जागते रहते थे। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। हर वक्त वो बस खामोश रहते थे। मैं उनके लिए बहुत फिक्रमंद था। मुझे लगता था कि अब वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो इंसान किसी से इतना प्यार करता हो वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर एक दिन अचानक पापा घर से चले गए। मैं पूरा दिन उनको तलाश करता रहा। हर जगह उन्हें ढूंढने गया, बाजारों में, दुकानों पर, उनके दोस्तों के घरों पर, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। उनका नंबर भी उस वक्त बंद जा रहा था। जब धीरे धीरे शाम हो गई तो मेरा दिल किसी अनजाने डर की वजह से डूबने लगा, और रात के करीब जब अचानक से घर का दरवाजा खुला तो मैं भागता हुआ बाहर गया। पापा उस वक्त वापस आ चुके थे, लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक औरत थी जो दुल्हन के कपड़ों में सामने खड़ी थी। उसके कपड़ों पर तरह तरह की रोशनी झिलमिला रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी आंखों के सामने वो नजारा जैसे पत्थर का बन गया था। पापा ने 2 हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था, और अब वो एक नई दुल्हन के साथ घर में दाखिल हो रहे थे। उस औरत का नाम मेनका देवी था। मेरे बाप ने उसके साथ शादी कर ली थी। मैं तो सोचता ही रह गया कि आखिर इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। सारे रिश्तेदार भी हैरान थे। सबके चेहरे अचानक से बदल गए, मगर कोई भी इस बारे में पापा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया, और पहली बार मुझे अपनी मरी हुई माँ पर बहुत तरस आया। वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी जगह कोई और औरत आ चुकी है। 2 दिन तक मैं इस दुख की वजह से खाना भी नहीं खाया। मैं घर के आंगन में बैठा हुआ था कि तब पापा मेरे पास आए। उनके चेहरे पर उस वक्त अजीब सी शक्ति थी। वो बोले, देखो बेटा, जिंदगी एक बार ही मिलती है, जिसे मैं तुम्हारी माँ के पीछे रोने में नहीं गुजारूंगा। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं तो बुरी तरह से चौंक गया। मैं उनकी आंखों में झांक कर देखने लगा। जहां कभी मेरी माँ के लिए मोहब्बत की झलक थी, लेकिन अब
वहां पर गुरूर और खुदगर्जी थी। पापा ने कहा, तुम्हारी माँ से मुझे कोई खास प्यार नहीं था। वो एक अमीर बाप की बेटी थी। उसके पास ढेर सारी दौलत थी, जायदाद थी। मैंने उसके नाज नखरे उठाए क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसके दुख में नहीं गुजार सकता। उनके मुंह से ये बातें सुनकर मैं तो पत्थर का हो गया था। वो कहने लगे, वो मुझसे पूरे 4 साल बड़ी थी और मैं तो अभी भी जवान हूँ। ये सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान उठने लगा। मेरे लिए मेरे पिता अब वो नहीं रहे थे जो पहले थे। वो अब मुझे एक अजनबी की तरह लगने लगे थे। इसके बाद पापा ने आगे कहा, मेनका की 2 जवान बेटियां हैं जिनके लिए तुम पूरी तरह से एक अनजान लड़के हो। इसीलिए तुम अपना सामान उठाओ और गेस्ट रूम में जाकर रहने लगो, क्योंकि तुम्हारा कमरा मेनका की बेटियों के कमरे के ठीक सामने है। इनका वहां आना जाना है और तुम्हारे लिए भी ये सब ठीक नहीं है। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मेरा दिल टूट गया था। मेरे अपने ही पिता ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मैंने अपना बैग उठाया और गेस्ट रूम में जाकर रहने लगा। वो कमरा घर के पिछले हिस्से में था, जहां कभी नौकर रुकते थे। वहां पर खामोशी थी, अंधेरा था। मैंने रोते हुए ही सारी रात गुजारी। मुझे याद आया कि कभी ये सारा घर, ये बंगला, ये जायदाद, सब कुछ मेरी माँ की मिल्कियत थी। मेरे नाना नानी ने अपनी सारी मेहनत इन सब चीजों पर लगा दी थी। ये घर माँ का था तो फिर अधिकार तो इस पर सबसे पहले मेरा बनता था ना। मगर मेरे पापा ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। मैं सोचता रहा कि जिस इंसान को मैं अब तक अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला समझता था, वो तो दरअसल उनकी दौलत से ही मोहब्बत करता था। मैंने पहली बार पापा के चेहरे पर असली खुशी देखी, वो खुशी जो मेरी माँ के साथ मैंने कभी भी नहीं देखी थी। और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी अब कभी भी वैसी नहीं रहेगी। मेरी एक मौसी थी जो अकेली ही रहती थी। उनका नाम शांति मौसी था। वो मेरी माँ से उम्र में बड़ी थी, मगर शक्ल सूरत उनसे बहुत मिलती जुलती थी। उनकी बातों में नरमी थी और उनके लहजे में वही सुकून था जो मुझे अपनी माँ के पास महसूस होता था। मैं उनके घर गया तो उनके दरवाजे पर खड़ा रह गया, क्योंकि मेरा दिल उस वक्त बहुत बोझिल था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरे चेहरे की हालत देखकर वो तुरंत ही समझ गईं कि जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है। मैं अंदर गया तो उनके घर में खामोशी पसरी थी। उनके होठों से पहली बात यही निकली कि आजा बेटा, क्या हुआ है मेरे बच्चे को। मैंने उनके सामने बैठकर कहा, शांति मौसी, बस मुझे अब उस घर में नहीं रहना है। आज मुझे पापा ने घर से निकाल दिया है और कल वो मुझे गेस्ट रूम से भी निकाल देंगे। मैं अब आपके पास आ जाऊं? आपका भी तो कोई नहीं है ना। कम से कम आपके लिए भी एक सहारा तो हो जाएगा इस घर में। ये सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर के लिए खामोश रही और फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, तू मेरा सब कुछ है मेरे बेटे, लेकिन मैं अपने सहारे की वजह से तुझे कोई गलत सलाह नहीं दूंगी। वो घर तेरा अपना है और तेरा उस पर हिस्सा है, अधिकार है। वहां तेरा बाप है और वो तेरे हक का घर है। अगर तू सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा तो वो जो नई औरत आई है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। वो जीत जाएगी और फिर वो धीरे धीरे सारी चीजों पर अपना कब्जा कर लेगी। मैंने उनकी बात सुनी तो मेरा दिल थोड़ा सा मजबूत हुआ। उन्होंने सच ही कहा था। उनकी बातों में वही एहसास था जो मुझे अपनी माँ से मिला करता था। मगर फिर भी मेरा दिल खाली था, क्योंकि उस घर में मेरी कोई भी जिंदगी ही नहीं रही थी। वहां मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं था। मेरे लिए ना तो किसी के दिल में जगह थी और ना ही जुबान पर। फिर इसके बाद मैंने मौसी से कहा, मेरी फीस के पैसे भी अभी चुकाने हैं, मेरा एडमिशन होना है। लेकिन घर में किसी ने भी इस बारे में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा है। पापा ने तो मुझे घर का नौकर ही बना दिया है। कभी मेरी सौतेली माँ मुझे आवाज देकर अपने पास बुलाती है तो कभी उसकी बेटियां मुझ पर अपना हुक्म चलाती हैं और एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा देती हैं कि हमारे लिए ये सामान लेकर आओ। मैं भी खामोशी से जाता हूँ और उनकी बात मान लेता हूँ। जब उनका दिल करता है तो वो मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे सामने तरह तरह की बातें करती हैं और मेरी बेइज्जती करती हैं। कभी कहती हैं कि मेरी माँ ने उनकी जिंदगी खराब कर दी, कभी कहती हैं कि मैं मनहूस हूँ और मेरी वजह से पापा बदल गए हैं। एक दिन तो मेरी सौतेली माँ ने सारे नौकरों को अपने काम से छुट्टी दे दी। वो बोली, ये है ना अभिजीत,
यही सारे काम करेगा। बाहर के काम के साथ ये घर के काम भी कर लेगा, लॉन की सफाई भी करेगा। तो फिर इसके रहते हुए नौकर रखने की क्या जरूरत है? मैं तो उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गया, मगर झटका मुझे तब लगा जब पापा ने भी कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उल्टा बोले, ठीक है, तुम सही कह रही हो। मैंने उनसे कहा, फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तो पापा बोले, तुझे पढ़ लिख कर आखिर करना ही क्या है? जब तू बड़ा हो जाएगा तो तुझे खुद ही हमारे सारे काम की समझ आ जाएगी और फिर मैं तुझे अपने कारोबार में साथ लगा लूंगा। मगर मेरे सपने तो कुछ और ही थे, वो सपने जो मैंने अपनी माँ के साथ बैठकर देखे थे। मेरी माँ कहती थी, अभिजीत, मैं चाहती हूँ कि तू एक बड़ा आदमी बने। जब किसी बड़ी गाड़ी से उतरे तो लोग तुझे देखकर हाथ मिलाने के लिए तरसें। और मैं हमेशा उनसे कहता था कि मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगा। लेकिन अब सब कुछ खराब हो चुका था। उस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं थी, किसी को भी मेरी पढ़ाई लिखाई की कोई परवाह नहीं थी। कोई भी मेरे लिए 1 रुपए खर्च करने तक को तैयार नहीं था। मेरे लिए हमेशा बचा कुचा खाना ही रखा जाता। मैंने कई बार देखा कि सब प्लेटों से जो बचा हुआ खाना था वही मेरे कमरे में भेज दिया जाता था। मेनका आंटी एक ट्रे में वो खाना लाकर रख देती और कहती, बस यही बचा है। मेरी आंखों के सामने अक्सर वो नजारा होता जो मैं कभी नहीं देखना चाहता था। मैं अपने बाप को अपनी सौतेली बहनों के साथ खूब हंसते बोलते देखता। वो उनके लिए खूब सारे गिफ्ट्स लेकर आते, कपड़े लाते, उनके लिए बाहर से खाना मंगवाया जाता और मैं बस एक कोने में बैठा रहता। मैं सोचता कि ये वही आदमी है जो कभी मेरी माँ के कदमों में पड़ी मिट्टी को भी चूमता था। मेरा दिल ये देखकर हर रोज टूटता जा रहा था। मैं अक्सर अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठ जाता और खूब रोता रहता। मैं उनसे कहता, माँ, बस एक बार वापस आ जाओ, देख लो तुम्हारे जाने के बाद इस घर में क्या हो रहा है। मगर उनकी तस्वीर कभी कुछ नहीं कहती थी। मैं जानता था कि वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मेरा दिल फिर भी नहीं मानता था। धीरे धीरे इसी तरह से फिर 1 साल गुजर गया और फिर मेरी सेहत भी बहुत खराब रहने लगी थी, जिसके असर की वजह से मेरा चेहरा मुरझा गया और शरीर भी कमजोर हो गया। मगर किसी ने मेरी परवाह नहीं की। एक दिन जब मेरी सौतेली बहन ने मुझे अपने सामने देखा तो वो अचानक मुझे दिखाकर बड़े ही गर्व से अकड़ कर चलने लगी और किसी से मेरी माँ के बारे में फोन पर बातें करने लगी थी। ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में आकर मैंने उससे कहा कि ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ये घर मेरा भी है, ये सब कुछ मेरा है और वो आदमी मेरा बाप है, तुम्हारा नहीं। जिस पर वो मुझे धमकाने लगी कि अब मैं तेरी शिकायत तेरे बाप से करूंगी। तो मैंने उससे कहा कि वो बाप मेरी बात पर भरोसा करेगा, ना कि तुम्हारी बात पर। अगर कोई फैसला होगा तो मेरा बाप मेरा साथ देगा। मैंने ये बात पूरी हिम्मत के साथ कही थी, लेकिन दिल के अंदर एक डर था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल जानता था कि ये मेरा भ्रम है और मुझे ये एहसास हो चुका था कि शायद ये बचा हुआ भ्रम भी मेरा अब टूटने वाला है। और फिर आखिर वही बात हुई जिसका मुझे डर था। एक दिन रात के वक्त मेरी सौतेली बहन चुपके से पापा के कमरे में चली गई। उसने जाकर वहां पर रोना धोना शुरू कर दिया। उसने अपने चेहरे पर खुद ही नाखून मार लिए, जिसकी वजह से उसके गालों से खून निकलने लगा और वो चीख चीख कर कहने लगी कि अभिजीत ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मैं तो उसके लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उसने कहा कि वो पहले भी इस तरह की हरकतें मेरे साथ कर चुका था, लेकिन तब मैं समझ नहीं पाती थी कि वो ये क्या कर रहा है। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि वो तो मेरा भाई है, वो मेरा सौतेला भाई है, मगर उसने आज साबित कर दिया कि वो भाई कहलाने के काबिल ही नहीं है, बल्कि वो एक शैतान है। उसने अपने शब्दों में रोने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मेरे पिता ने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसकी इस एक्टिंग ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मेनका देवी ने मौका देखा और तुरंत इस बात को और भी ज्यादा भड़का दिया। वो चिल्लाती हुई बोली कि अपने ही घर में अब मेरी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही है। उस औरत ने पापा के दिल में जहर भर दिया। उनके कानों में बार बार यही बात डाली कि तुमने जिस लड़के को पाला, आज उसी ने तुम्हारी इज्जत को शर्मसार कर दिया है। पापा का चेहरा ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में आग सी भर गई। उन्होंने मुझे आवाज दी। मैं भागता हुआ आया।
तो पापा ने जोर से मेरे गले का गिरेबान पकड़ लिया और धक्का देते हुए बोले कि निकल जाओ इस घर से। तेरे जैसे दरिंदे को मैं इस घर में अब और नहीं रख सकता, दफा हो जा। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और रोता रहा कि पापा मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन पापा मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। उनके लिए तो मेरी बात बेमानी थी, उनके लिए तो बस वो औरत और उसकी लड़कियां ही सच्ची थीं। उसके आंसू सच्चे थे और मेरी सच्चाई सिर्फ एक झूठ बनकर ही रह गई थी। मैंने एक बार फिर से उनसे प्रार्थना की, मगर उन्होंने मुझे धक्का दिया और दरवाजे की तरफ इशारा किया कि चले जाओ, वरना मैं खुद तुझे बाहर फेंक दूंगा। मैंने उनकी आंखों में देखा तो वहां एक लम्हे के लिए भी एक बाप का प्यार नहीं दिख रहा था। वो चेहरा जो कभी मेरी माँ के लिए नरम दिल था, अब पूरी तरह से पत्थर बन चुका था। मैं चुपचाप घर से निकल आया। रात का वक्त था, हवा में बहुत सर्दी थी और मेरे दिल में तूफान। मैं खाली हाथ गलियों में अनजान रास्ते पर चला जा रहा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। मैं जानता था कि अब मेरा कोई भी घर नहीं रहा, मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मेरे मन में एक ही ठिकाना था, वो मेरी मौसी शांति थी, जिनके पास मैं हमेशा सुकून महसूस करता था। मैंने सोच लिया कि अब मैं वहीं पर जाऊंगा और उनके पास ही रहूंगा। मुझे अब ना तो कोई हिस्सा चाहिए और ना कोई जायदाद, मुझे तो सिर्फ इज्जत और प्यार चाहिए था, लेकिन वो भी मेरे नसीब से मुझे छिन चुकी थी। मैं फिर उनके घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। मैं हैरान हुआ क्योंकि मौसी कभी भी अपने घर का दरवाजा खुला नहीं छोड़ती थी। मैं अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर मेरे कदम रुक गए। उनके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, सारी कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, अलमारी के दरवाजे भी खुले हुए थे और जमीन पर उस जेवरात के डिब्बे टूटे पड़े थे। मैं डर के मारे मौसी को आवाज देने लगा, मगर पलटकर कोई भी जवाब नहीं आया। मैं फिर अंदर के कमरे में गया तो मौसी कुर्सी पर बैठी थी, उनके चेहरे पर खामोशी थी। मैं उनके पास गया और उनके कंधे को हिलाया कि मौसी उठ जाइए, आखिर क्या हुआ है, आपके यहाँ कौन आया था? मगर वो ना तो हिली और ना ही कुछ बोली। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। तब मुझे समझ आया कि जरूर उनके घर में चोरी हुई है और चोरों ने सिर्फ सारा सामान नहीं लिया बल्कि उनकी जिंदगी भी अपने साथ ले गए। मैं वहां उनके पास ही बैठ गया। मेरा दिल ये सब देखकर फटने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ एक बार फिर से मुझसे जुदा हो गई है। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया था, ना तो मेरे पास कोई घर था, ना कोई रिश्तेदार जो मेरा साथ देता। मैं ना उन्हें घर में वापस जा सकता था और ना ही अब किसी को अपना दुख सुना सकता था। अगले दिन जब रिश्तेदार शमशान घाट पर जमा थे तो मैं भी वहां मौजूद था। जिस जगह पर मेरी माँ की चिता जलाई गई थी, आज उसी जगह पर मेरी मौसी की चिता भी सजाई जा रही थी। मैं उनकी चिता के ठीक सामने खड़ा था। मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और उसके बाद किसी ने मुझे कभी भी नहीं देखा। मैंने फिर फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी के सहारे नहीं रहूंगा। अब मेरी अपनी लड़ाई है जो मुझे खुद ही लड़नी है। ये सफर मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ और मौसी का आशीर्वाद था और कुछ भी नहीं। हालांकि मौसी ने इस दुनिया से जाने से पहले मेरे लिए एक छोटा सा डिब्बा छोड़ा था, जिसमें 2 सोने की अंगूठियां थीं, कुछ पैसे थे और एक चिट्ठी भी थी जो मुझे उनके घर से मिली थी, जिसमें लिखा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं सब कुछ अपने बेटे अभिजीत के लिए छोड़कर जा रही हूँ। बेटा, तुम हमेशा अच्छे इंसान बनना, लोगों को इंसाफ दिलाना। उनके ये शब्द मेरे दिल पर छप गए थे। वहीं से मुझे अपनी राह मिली। मैंने फिर सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। मेरे पास थोड़ा बहुत जो कुछ पूंजी थी, जो मौसी ने मेरे लिए छोड़ी थी, मैंने उसी का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू की और अपने लिए रोजगार का भी इंतजाम किया। ये सफर जितना आसान लगता था उतना था नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल था और इस सफर को झेलना मेरे लिए बहुत तकलीफों से भरा था। मगर मैं जानता था कि अगर मैं रुक गया तो मेरी माँ और मौसी दोनों की आत्मा कभी भी सुकून नहीं पा सकेगी। इसीलिए मैंने अपने आंसू पोंछे और जिंदगी के इस सफर पर चल पड़ा। मेरी मंजिल आसान नहीं थी। मैंने ये बात बचपन में ही समझ ली थी, जब अपनी माँ के चेहरे की झुर्रियों में मेहनत और कुर्बानी की कहानी देखी थी।
मेरी मौसी हमेशा कहती थी कि तुम वो बेटे हो जो अपनी माँ के सपनों को सच्चाई में बदल दोगे। मेरी मौसी सिलाई का काम करती थी। उनके हाथों में छाले थे और आंखों में नमी। ये सारी यादें मुझे कभी भी सुकून से बैठने नहीं देती थीं। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे नाना नानी के पास तो इतनी जायदाद थी, फिर उन्होंने मौसी को उसमें से कोई हिस्सा क्यों नहीं दिया, और मौसी ने कभी शादी क्यों नहीं की। शायद इसके पीछे भी कोई गहरा राज होगा। मेरी मौसी और माँ का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर वो मुकाम हासिल करूं जहां तक पहुंचने का सोचना भी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। मैंने बचपन से ही खुद को मेहनत करने के लिए तैयार कर दिया था। मैं फुटपाथ पर बैठकर किताबें बेचता था, कभी सर्दी के मौसम में कपकपाते हाथों से चाय बनाता और ग्राहकों को देता, लेकिन दिल में हमेशा एक आग जलती रहती थी कि मुझे कामयाब होना है। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही था, इंसाफ के लिए खड़ा होना। मैं स्कूल के दिनों से ही अपनी पढ़ाई पर भरपूर ध्यान देता था। मैं हर क्लास में सबसे आगे रहता था। मेरी माँ कहती थी कि बेटा, अगर नीयत सच्ची हो तो किस्मत भी मेहनत के आगे झुक जाती है। मैं इस बात पर भरोसा रखता था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो हालात थोड़े और गंभीर हो गए, क्योंकि वहाँ की किताबें महंगी थीं और फीस भरना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं छोटे मोटे काम करता रहा, दिन में पढ़ाई, रात में मेहनत करता, कभी फुटपाथ पर सो जाता तो कभी स्टेशन पर अखबार बेचता, लेकिन मैंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। फिर एक वक्त वो आया जब मैंने कॉलेज के एग्जाम्स में टॉप किया और मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। मेरे लिए वो पल किसी बड़ी प्रार्थना के पूरे होने जैसा था। मैंने फिर एलएलबी में एडमिशन लिया। मैं जानता था कि आज जहाँ कहीं भी मेरी माँ और मौसी होंगी, वो बहुत खुश होंगी। वो हमेशा कहती थीं कि हमारा बेटा इंसाफ का रखवाला बनेगा। मैंने ये फैसला किया था कि मैं कभी भी झूठ का साथ नहीं दूंगा, कभी भी किसी के अधिकार पर डाका नहीं डालने दूंगा। मैंने फिर दिन रात एक कर दिया। अपने हर सबक को इस तरह पढ़ा जैसे कि वो मेरी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान हो। मैं अब जवान हो चुका था और दिखने में बहुत ही खूबसूरत और संजीदा इंसान बन गया था। मेरी आंखों में भरपूर भरोसा और दिल में ईमान था। वक्त गुजरता गया, मेरी मेहनत ने रंग दिखाया। फिर वो दिन आया जब मैं सेशन जज बन गया। जब पहली बार मैं अदालत की कुर्सी पर बैठा तो मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और मौसी के चेहरे घूमने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे वो दोनों मेरे सामने ही खड़ी हैं और मेरी कामयाबी देखकर मुस्कुरा रही हैं। मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी ही नहीं थी, वो उन दोनों की कुर्बानियों की मेहनत का सिला थी। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मेरे पास अब एक बड़ी गाड़ी थी, एक खूबसूरत घर था। मेरे दरवाजे पर लोग इंसाफ मांगने के लिए आते थे। जब भी मैं अदालत से निकलता तो लोग मुझसे हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े होते थे। मैं देश के मशहूर जजों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। मेरी उम्र कम थी और मेरा इंसाफ लोगों को हैरान कर देता था। मैंने कभी भी 1 रुपया भी रिश्वत के तौर पर नहीं लिया था। मेरी पहचान एक ईमानदार और सख्त जज के तौर पर थी। लोग कहते थे कि मैं इंसाफ का प्रतीक हूँ, और बस ये सब सुनकर ही मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट था। लेकिन मेरे दिल के एक कोने में अभी भी एक खाली जगह थी। वो जगह मेरे बाप की थी, जिसने मुझे छोड़ दिया था। मैंने कभी भी पलटकर उन्हें नहीं देखा था कि वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं। सुनने में आया था कि उन्होंने अपनी दोनों सौतेली बेटियों की शादी कर दी है, लेकिन मुझे इन बातों में अब कोई भी दिलचस्पी नहीं रही थी। मैं अपनी माँ और मौसी से ही अपने दिल की सारी बातें करता था, जिससे मुझे सुकून मिलता था। मैं उन्हें अपनी कामयाबी का हाल सुनाता था और उनकी तस्वीरों के सामने बैठकर उन्हें ऐसे महसूस करने की कोशिश करता था जैसे कि वो अभी भी मेरे साथ ही हों और मेरी सारी बातें सुन रही हों। मेरी मंजिल आसान नहीं थी, मगर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानता था कि सपने उनके ही पूरे होते हैं जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे केस थे जो अभी भी लाइन अप हो चुके थे और मुझे उनके लिए इंसाफ करना था। मुझे बहुत काम करना था। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में आया तो पता चला कि पहले से एक बहुत अमीर आदमी मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मेरे लिए खास तौर पर अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। वो दिखने में बहुत ही परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो मेरे केबिन के अंदर लगातार टहल रहा था और जब उसने मुझे देखा तो बैठते ही गहरी सांस ली। मैंने उससे कहा, बताइए, आखिर आपका क्या मामला है?
वो बोलने लगा कि ये एक बड़ी ही राजदार बात है, इसीलिए मैं किसी का नाम यहाँ पर जाहिर नहीं करूँगा। बस आप मेरी बात समझ जाइए। मैंने कहा कि देखिए, जो भी बात होगी मैं कानून के मुताबिक ही सुनूंगा। बताइए, आप आखिर क्या चाहते हैं? वो फिर खामोशी से बैठा, फिर धीरे से अपनी कहानी बयां करने लगा कि उसका बेटा किसी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था, और मोहब्बत भी ऐसी कि उसके लिए वो कुछ भी कर जाने को तैयार था। लेकिन लड़की की जो माँ थी वो बहुत ही सख्त औरत थी। लड़की के घरवाले भी काफी सख्त किस्म के लोग थे। लड़की की माँ की ही वहां पर घर में हर बार चलती थी, और लड़की के बाप की हैसियत बहुत ही कमजोर थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि मेरे बेटे ने उस लड़की की सेवा करने और उससे प्यार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। उसने उसे अपनी आंखों का तारा बना रखा था, अपने सर आंखों पर बिठाया हुआ था। वो लड़की जो भी उससे कहती थी वो वही करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी फरमाइशें बढ़ती गईं, यहाँ तक कि उस लड़की ने हमारी एक दुकान भी अपने नाम पर करवा ली। मेरे बेटे ने मुझे चोरी छुपे ये सब कुछ किया, लेकिन जब मुझे पता चला तब भी मैंने कुछ भी नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, घर की बहू है, हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। लेकिन फिर उसकी फरमाइशें और भी बढ़ने लगीं। मेरे सामने वो आदमी अपनी कहानी बताता रहा कि उसका बेटा लड़की के इश्क में उलझ गया था, यहाँ तक कि उस लड़की ने हमारे खानदानी घर को भी अपने नाम पर लिखवाने की फरमाइश जताई। मेरा बेटा मुझे ये बात नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं उसका बाप था और ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके जाकर बैठ गई, और उसकी पत्नी की माँ ने भी कहा कि वो घर हमारी बेटी के नाम पर कर दो, तभी हम अपनी बेटी को वापस भेजेंगे, नहीं तो फिर मेरी बेटी को तलाक दे दो। मेरा बेटा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो बेचारा बीच में ही फंस गया कि अब वो क्या करे। एक तरफ उसका बाप था और दूसरी तरफ बीवी। उसने इतना प्रेशर लिया कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया, और फिर एक दिन उसने अपनी जिंदगी को ही अलविदा कह दिया। मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। मैंने उस शख्स से अफसोस के साथ कहा कि मुझे बहुत दुख है, आप अदालत में जाकर और कानून के मुताबिक ही अपना इंसाफ मांगिए। अगर आपके बेटे के साथ बुरा हुआ है तो ये फिर नाइंसाफी हुई है, और हम उसको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वो आदमी फिर रुक गया, फिर गुस्से में जोर जोर से कहने लगा कि मैं उस औरत की माँ को सजा दिलाना ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे सबसे अधिक कठोर सजा मिले। मैं चाहता हूँ कि वो जेल में रहे या फिर वो मर जाए, वो कभी भी बाहर ना निकले। मैंने उनके लहजे में जो बदलाव महसूस किया था वो अलग ही था, और मैंने उनसे कहा कि कानून बदले के लिए नहीं बनाया गया है, वो सबूतों और गवाहों के मुताबिक ही अपना फैसला देता है। अगर ये इल्जाम साबित हुआ तो फिर सजा भी मिलेगी, और अगर इल्जाम साबित नहीं हुआ तो फिर इंसाफ का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने उन्हें कानून की हद बताई और कहा कि औरतों के लिए भी अलग से कानून में कई चीजें दर्ज की गई हैं। वो आदमी कहने लगा कि उसे उस औरत को फांसी की सजा ही दी जाए, जबकि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भारत का कानून किसी भी औरत को एकदम से फांसी की सजा नहीं सुनाता है। अगर औरत ने कोई बहुत ही संगीन जुर्म भी किया है तो भी उसे उम्र कैद की सजा ही सुनाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे जुर्म होते हैं जो इतने ज्यादा संगीन होते हैं कि केस में औरतों को भी कठोर सजा दी जा सकती है। अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो कानून फिर अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं। वो पहले भी मुझसे पैसों की बात कर चुका था, और उसके पास एक ब्रीफ केस भी था जिसमें जरूर पैसे ही थे। उसने उसी टाइम पर मुझसे पैसे का जिक्र किया। मैंने उसकी बात काट दी, लेकिन अब वो कुछ सोचने लगा, और फिर एक बार उसने पैसों का जिक्र फिर किया और कहा कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। उसने मेरा ध्यान खींचने के लिए ही रकम का जिक्र किया। मैंने तुरंत उसके हाथ पीछे हटा दिए और कहा कि देखिए, कोई भी रकम मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। मैं किसी भी कीमत पर कानून को नहीं बेचूंगा। मैंने उसे समझाया कि अगर वो औरत गुनाहगार है तो कानूनी तौर पर उसको सजा मिलेगी, और अगर वो बेकसूर है तो फिर हमें उसका हक वापस करना ही होगा। मैंने कहा कि रिश्वत कभी भी मेरे उसूलों में शामिल नहीं हो सकती। उसने कहा, अभिजीत साहब, हम आपके इंसाफ से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तभी तो हम आपके पास आए हैं। मेरा तो अब इस केस में कुछ भी नहीं है।
ये केस दूसरी पार्टी का है, क्योंकि जैसे कि मेरे बेटे के साथ हुआ है, वैसे ही दूसरी पार्टी के साथ भी यही हाल है, क्योंकि ये औरत अपनी बेटियों का इस्तेमाल करके इसी तरह जवान लड़कों को मानसिक बेवकूफ बना रही है। और फिर उसने कहा कि अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो आपको भी भगवान के सामने जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो औरत गलत है। अगले दिन बाकी अदालत में एक बड़ा मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें उस औरत पर अपने दामाद को मौत के लिए मजबूर करने का इल्जाम लगाया गया था। इल्जाम इतना संगीन था कि जनता की दिलचस्पी इस केस में बहुत बढ़ गई थी। मीडिया ने रिपोर्ट देना शुरू कर दी थी। मेरे चैम्बर में कई कागजात आए तो मैं थोड़ा उन्हें ज्यादा ध्यान से पढ़ने लगा। सारे रिकॉर्ड्स को देखा, गवाहों के बयान इकट्ठे किए और अलग अलग तरह के सबूतों का मुआयना किया। गवाह कहते थे कि बहू को तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, ये सब कुछ उसकी माँ ने किया है, उसने हमारे बेटे का ब्रेन वॉश किया है, उसको सजा दी जाए। ये सारे पॉइंट्स थे जो उन लोगों के थे। अभी तक उस औरत को पेश नहीं किया गया था, क्योंकि कानून में अब काफी सारे बदलाव आ चुके थे। अब जो मुजरिम होता है उसका सिर्फ एक ही सेशन होता है, इसी में वो सामने आता है। अगर बाकी लोगों के सामने उसे पेश ना भी किया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जज और वकील के सामने ही उसे जाना होता है। मैंने अदालत में सारे रिकॉर्ड्स को खंगाला, हर गवाह से कठोरता से सवाल किया, हर ऐसी बात जो इल्जाम साबित कर सकती थी उसकी पड़ताल मैंने खुद करवाई। मैंने सबूतों की भी और ज्यादा अच्छे से जांच कराई। जो भी रिपोर्ट थी उनका गहराई से जायजा लिया और जिनकी भी मौत हुई थी उनकी असली मौत की वजह पर भी मैंने ज्यादा जोर दिया। ये मेरा फर्ज था कि मैं जज्बात से नहीं बल्कि कानून के मुताबिक चलूं, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में मुझे उस बूढ़े आदमी की बातें जरूर याद आ रही थी। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर एक मर्द एक औरत पर इतना प्रेशर डालता है कि उसे मानसिक रोगी बना देता है, जिस वजह से वो औरत कोई भी हरकत कर गुजरती है, तो ऐसी बातों को हमारा समाज तुरंत ही मान जाता है। इसी तरह एक औरत भी ऐसा कर सकती है। मैंने अदालत के मामलों के दौरान अपने अधिकारों से उठकर मामलों की जांच पड़ताल करने में कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मुझे अच्छे से पता था कि जनता और जो ताकतवर लोग हैं वे दबाव डाल सकते हैं। मुझे पता था कि किसी ताकतवर आदमी की तरफ से भी दबाव आएगा। मैंने पहले ही फैसला कर रखा था कि मुझे कानून के नियमों के हिसाब के अलावा और कुछ नहीं देखना है। कई ऐसे मीडिया हाउस के लोग भी थे जो मुझे लगातार घेरे रखते थे। इस सब केस में एक रिकॉर्ड ऐसा था जो अधूरा था। एक गवाह जो डर से बोला था और दूसरी तरफ एक परेशान, आंखों में जलती आग लेकर अदालत में आया था। ये वो नजारा था जहां इंसाफ की कसौटी आजमाई जा रही थी। मैंने अपनी टीम को भी हिदायत दी कि हर गवाह की असली हैसियत और सच्चाई सामने लाई जाए। मैंने कहा कि इल्जाम सबूतों से साबित होगा तो सजा दी जाएगी, और अगर सबूत कमजोर होंगे तो हमें जिम्मेदारी के साथ ही फैसला करना होगा, ताकि किसी मासूम की जान या आज़ादी बेकार ना जाए। मैं अदालत की कुर्सी पर बैठा रहा और दिल में एक अजीब तरह की हलचल और डर था। हलचल इसलिए कि मैंने अपने ज़मीर को साफ रखा हुआ था, डर इसलिए कि मैं जानता था इंसाफ का रास्ता आसान नहीं होता और ताकतवर लोग हमेशा सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। ये वो जंग थी जो मैंने अपने आप से पहले ही जीती थी और फिर जनता के सामने जीत कर दिखानी थी। अगले दिन उस औरत को पेश किया जाना था। उसके बयान की कॉपी भी मुझे दे दी गई थी और मेरा फैसला यही था कि मैं उसी दिन आखिरी फैसला सुनाऊंगा। और फिर वो दिन आ गया। जब उस औरत को मेरे सामने पेश किया गया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि जो नाम मुझे उसका पहले बताया गया था, मैं उस औरत को उसके उस नाम से नहीं जानता था। जो औरत मेरे सामने खड़ी थी उस वक्त मुजरिम बनकर वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बाप की दूसरी बीबी और मेरी सौतेली माँ मेनका देवी थी। मगर रिकॉर्ड और पहचान पत्र में उसका नाम मनोरमा देवी था, और ये खुलासा मेरे दिल में कई सवाल पैदा कर गया। फिर मुझे बताया गया कि ये औरत जवानी में भी 2-3 घर बर्बाद कर चुकी है और उसने 2-3 मर्दों से शादियां की थी और हर बार एक नया घर छोड़कर गई थी। इसकी जिंदगी के किस्से सुनकर मुझे पहले तो दुख हुआ और फिर गुस्सा भी आया, क्योंकि मेरे अतीत की यादों में यही वो औरत थी जिसने हमारे घर में आकर सब कुछ बदल दिया था। और इसका वर्तमान पति वीरेंद्र था,
जो उसके साथ रहने की वजह से पैरालाइज का मरीज बन चुका था। यही वो वीरेंद्र थे जिनका नाम मैंने सुना, मगर जिनके लिए मैं अपने बचपन में जख्म बनते देख रहा था। आज इस आदमी की तस्वीर मेरे मन में जुड़ी हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी सौतेली माँ के नाम के पीछे इतनी गहरी कहानी छुपी हुई है। आज जब सब कुछ सामने आ रहा था, मुझे पता चला कि उसकी बड़ी बेटी ने भी अपने पति के साथ वैसा ही किया था जैसा उसने अपने बाकी रिश्तों में किया था। और वही लड़का जो इस दुनिया से चला गया था, वही था जिसके बाप ने पिछले दिनों मेरे पास आकर इंसाफ के लिए गुहार लगाई थी। उनकी आंखों में दर्द था और अब इस परिवार की दूसरी बेटी से जुड़ा हुआ भी केस मेरे सामने आ गया था। इस बार तो उन्होंने बाकायदा अपने ही हाथों से अपने दामाद को खत्म कर दिया था और साथ साथ सारी जायदाद भी अपने नाम पर करवा ली थी। ये सब बातें जब सबूतों के साथ अदालत में सबके सामने आईं तो जैसे सांसें ही रुक गईं। सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल थी जिसमें वो खुद ही बात कर रही थी। कॉल रिकॉर्ड थे जिनमें उसकी आवाज साफ मिलती थी और कुछ जायदाद की दस्तावेज की बातचीत भी शामिल थी जिसके दस्तखत उनके नाम पर ही मौजूद थे। जब मैंने उसको पास से देखा तो ये वही चेहरा था, वही अंदाज। मेरी आंखें उसकी तरफ जम गईं और उसकी आंखें भी मेरी तरफ जाकर एकदम से चौंकी और फिर उसने अपनी पलकों को नीचे गिरा लिया। शायद वो ये न समझ सकी कि एक दिन उसे उसी शख्स के सामने खड़ा होना पड़ेगा जिसने उसे कभी नहीं रोका था। उस औरत ने अपने अंदर छिपी हुई जलन और लालच को एक खानदान पर थोप दिया था। अदालत में जो भी सबूत आए वे बिल्कुल साफ थे। वीडियो में वो खुद ही इस बात को कबूल कर रही थी। उसमें किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिख रही थी। कॉल रिकॉर्ड्स बताते थे कि उसने जायदाद के सिलसिले में ये सारी बातचीत की और धमकियां दी। कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी थे जिनमें उसने साफ शब्दों में कहा था कि वो सब कुछ अपने नाम कराए बिना सांस नहीं लेगी और उसके बाद जो दस्तावेज आए वे उसके प्लान की गवाही चिल्ला चिल्ला कर दे रहे थे। अब सब कुछ साफ था, मगर जब फैसले की बारी आई तो उस औरत ने अदालत में अचानक से एक अलग ही रूप दिखा दिया। वो जोर जोर से चिल्लाई और बोली कि ये तो मेरा बेटा है, ये मेरे खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। वो ये सब कुछ इस तरह से बोली जैसे वो खुद में निश्चिंत हो और सबको धोखा भी दे देगी। उसने अपनी बेटियों के सामने मेरी माँ होने का रोना धोना मचाया और जोर जोर देकर बोली, अभिजीत, मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हें याद है ना कि मैं कौन हूँ। अदालत के हॉल में बैठे हुए लोगों के चेहरे अचानक से बदल गए थे। लोग हैरत से मुझे देख रहे थे कि क्या ये वही औरत है जिसने मेरे घर को बर्बाद किया था। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर अपने खास अंदाज में कहा, जी मुझे याद है, आप चुपचाप बैठ जाइए। मेरी आवाज़ में सख्ती जरूर थी, मगर उसके अंदर समझ अभी भी नहीं थी कि अदालत में जज्बात नहीं चलते। फैसला सुनाते हुए मैंने पूरी संजीदगी के साथ सारे गवाह और सबूत का हवाला दिया। मैंने वीडियो क्लिप यानी तस्वीरें, कॉल रिकॉर्डिंग्स, जायदाद के दस्तावेज और गवाहों के बयानों को साफ तौर पर सामने रखा। मैंने दिखाया कि कैसे एक प्लानिंग के तहत जायदाद को जबरदस्ती अपने नाम पर करवाया गया और कैसे दबाव और धोखाधड़ी के जरिए एक इंसान को उसके अधिकार से अलग कर दिया गया। मैंने अदालत में कहा कि जब एक इंसान को लगातार मानसिक तनाव में रखा जाए तो उसके फैसले ऐसे ही होते हैं कि वो सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है और फिर उसके अधिकारों को छीन लिया जाता है। मैंने इस बात पर जोर दिया कि कानून सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दावों से चलता है, सबूत से चलता है। इसलिए हमें साबित करना होगा कि ये सब कुछ जानबूझकर और प्लानिंग के तहत किया गया था। मेरे शब्दों और दलीलों ने इस केस को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। अदालत की फाइलों में जो कागजात पड़े थे वे एक दूसरे की पुष्टि कर रहे थे। मैंने वकीलों की दलीलों को अच्छे से सुना और हर सवाल का जवाब भी सबूत के जरिए ही दिया। अदालत में संजीदगी के साथ हर पहलू को परखा गया और आखिरकार नतीजा ये निकला कि जुर्म साबित हो चुका था। उसके बाद फैसला आया जो बहुत ही सख्त मगर कानून के मुताबिक था। उस औरत को फांसी की सजा तो नहीं हुई, मगर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके खिलाफ सारे जुर्म साबित हुए और फिर उसका अंजाम कानूनी सजा की शक्ल में सामने आया। उसके साथ उसकी बेटियों को भी कुछ सजा और जुर्माना दिया गया, जिसका मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि नुकसान की भरपाई था।
और जो भी जायदाद उन लोगों ने जबरदस्ती अपने नाम पर करवाई थी, वो जब्त करके उनके असली मालिकों को वापस कर दी गई। ये सुनते ही अदालत के अंदर उस औरत ने रोना धोना शुरू कर दिया और माफी मांगने लगी, लेकिन कानून के आगे उसका ये दिखावा भी कमजोर पड़ गया। उसने कितना भी अच्छा ड्रामा किया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके आंसू उसकी बेबसी को जाहिर कर रहे थे, मगर अदालत ने तो कानून के मुताबिक ही फैसला सुनाया था। और इसके बाद ही इस मुकदमे के नतीजे में पूरे समाज में एक मिसाल कायम हुई थी। ये औरत मेरे लिए मुजरिम जरूर थी, ये वही औरत थी जिसने मेरा बचपन बर्बाद किया था, जिसने हमारे घर की रौनक छीन ली थी, जिसने मेरे बाप की इज्जत को नीचा दिखाया था। मगर भगवान गवाह है कि मैंने उससे बदला नहीं लिया। मैंने इंसाफ किया। मैंने अपना पर्सनल गुस्सा इंसाफ के तराजू पर नहीं रखा। मैंने कानून का रास्ता अपनाया और यही मेरे लिए गर्व की बात थी। मैंने कई बार सोचा भी कि अगर मैंने पर्सनल रास्ता चुना होता तो शायद इसके परिणाम और भी ज्यादा गंभीर हो सकते थे, मगर मैंने अदालत को अपना हक अदा करने का फैसला दिया। फैसले के बाद जब जायदाद जब्त हुई और असली मालिकों को वापस की गई, तो फिर मुझे एक नया एहसास हुआ कि इंसाफ सिर्फ सजा देना ही नहीं है, बल्कि नुकसान की भरपाई करना भी है। जो लोग अपनी मेहनत से चीजों को खो बैठते हैं, उनके हक में ये वापसी एक तरह का सुकून लेकर आती है। मेरे अंदर एक सुकून पैदा हुआ। मैंने अपने दिल में ये ठंडक महसूस की कि मैंने वो काम किया है जो मुझे सिखाया गया था। मैंने इंसाफ को सबसे ऊपर रखा। मैंने अपनी माँ और मौसी के भरोसे को कायम रखा। ये फैसला मेरे लिए पर्सनल जीत से बढ़कर एक फर्ज को पूरा करने जैसा था। लोगों ने भी मेरे इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की और कई लोग सुकून की सांस लेते हुए दिखे। लेकिन सबसे खास बात यही थी कि कानून ने अपने नियमों के मुताबिक ही कदम उठाया और जिस पर जुल्म हुआ उसे उसका अधिकार दिया। मुझे उस दिन लगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। घर लौटकर मैंने अपनी माँ और मौसी की तस्वीर के सामने बैठकर उन्हें सब कुछ ऐसे सुनाया जैसे कि वे अभी भी मुझे सुन पा रही हों। मैंने कहा कि मैंने आज वही किया जो आप दोनों ने चाहा था। मैंने इंसाफ किया। मैंने बदले की जगह कानून को ऊपर रखा और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं आगे भी हमेशा इसी रास्ते पर चलूंगा। जो भी मेरी अदालत में आएगा, मैं उसके अधिकार और सच्चाई को सामने लाकर इंसाफ करूंगा। इस वाक्य ने मेरे दिल में ये बात पक्की कर दी कि इंसाफ का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर वही सबसे जरूरी है। इसके बाद मैं सालों बाद अपने पुराने घर अपने बाप से मिलने गया, क्योंकि मेनका देवी तो अब जेल जा चुकी थी और अब वही उसकी दुनिया थी। वहीं पर उसकी बाकी की जिंदगी बीतनी थी और शायद वो अपनी सजा पूरी होने से पहले ही मर भी जाती। जो भी था, लेकिन अब उसके लिए कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं बचा था, क्योंकि उसने जो बोया था वही काटा। मगर मैं एक ऐसा इंसान था जिसके दिल में बदला नहीं था। मैं बस ये चाहता था कि मेरा बाप ठीक हो जाए। जब मैं उस घर के दरवाजे पर पहुंचा जहां कभी मैंने अपना बचपन गुजारा था, तो मेरा दिल अचानक से कांप गया। ये वही दीवारें, वही दरवाजे थे, लेकिन अब उन पर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी, जैसे यहाँ सब कुछ मर गया हो। जब मैं अंदर गया तो मेरी सौतेली बहनें भी बैठी थीं। उनके चेहरे पर अब वो गर्व नहीं बल्कि बेइज्जती के निशान थे। ये वही दोनों थीं जिनमें से एक ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था कि मैंने उनके साथ गलत करने की कोशिश की है। मैं उनके चेहरे को देखता रहा। उनकी शक्लें बिगड़ चुकी थीं, जैसे वक्त ने उन पर अपनी मार मार कर असर डाल दिया हो। एक पल के लिए तो मुझे उन पर तरस आया, मगर फिर दिल ने कहा कि ये तो वही हैं जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। उन्होंने मेरे ही बाप को मेरे खिलाफ किया। फिर एक बहन गुस्से में मुझसे बोली कि ये घर हमारा है, तुम्हारे बाप ने ये मकान हमारे नाम कर दिया है, तो तुम्हारा अब यहाँ पर आने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैंने नरमी से कहा, ठीक है, रख लो ये घर, ये तुम्हारा ही है। मुझे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ अपने बाप को लेने आया हूँ, क्योंकि मेरा बस उन पर ही हक है और तुम लोग अपना अंजाम भुगत चुकी हो। मैं फिर अपने बाप की तरफ देखने लगा। उनकी आंखों में आंसू थे। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए थे और बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे हाथ जोड़े और माफी मांगने लगे। मैं तुरंत आगे बढ़ा, उनके हाथों को पकड़ा और कहा,
आप ऐसा मत करिए, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिता हैं। मैं आपसे अब नाराज नहीं हूँ। मैंने आपको माफ कर दिया है। मेरे बाप की हालत बहुत खराब थी। उनके शरीर का आधा हिस्सा लाचार था। एक हाथ और एक टांग बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। वो कुर्सी पर बैठे रहते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे कि वो हर लम्हे अपने गुनाहों का बोझ महसूस कर रहे हों। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगा। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे बरसों बाद किसी ने उनको प्यार से देखा हो, उनका हाथ पकड़ा हो। फिर मैं उन्हें अपने साथ लाया। रास्ते में उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो बार बार लड़खड़ाकर कहते रहे कि बेटा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने कहा, नहीं पापा, ये सब कहने का वक्त तो अब निकल चुका है। अब आप आराम करिए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने उनके लिए अपने घर में एक कमरा खास तौर पर तैयार किया और एक मेल नर्स रखा जो उनकी देखभाल करता था। उनको वक्त पर दवाइयाँ देता, खाना खिलाता और उनके कपड़े बदलता। मैं खुद रोज उनके पास जाकर बैठता, उनसे बातें करता, उनका माथा सहलाता। वो कभी कभी रोते और कहते कि बेटा, अगर वक्त पीछे लौट पाता तो मैं कभी भी मेनका जैसी औरत से शादी नहीं करता। मैंने कहा, जो हो गया वो हो गया, फिक्र ना करें। अब आप मेरे पास हैं। मैं उनके लिए फल लाता, उनके पसंद का खाने बनवाता, कभी कभी उनके साथ चाय पीता। वो बहुत खुश हो जाते, कहते अब मुझे सुकून मिलता था। वो रात को अक्सर जाग जाते और कहते कि मुझे सपने में तेरी माँ दिखाई देती है। वो कहती है कि अपने बेटे को अब मत रुलाना, उसका ख्याल रखना। उस वक्त मैं उनके आंसू पोंछ देता और कहता कि अब आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम करिए। मेरा दिल सुकून में था कि मैंने अपने बाप को माफ कर दिया है। मैंने उनके साथ वो किया जो एक सगे बेटे को असल में करना चाहिए। मैंने कोई बदला नहीं लिया। मैंने अपने भगवान से यही प्रार्थना की कि मेरे पापा को वो माफ कर दे। वो गुनाहगार जरूर थे, मगर आखिरकार उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। कभी कभी मैं सोचता था कि अगर मैं भी उनके साथ वही करता जो उन्होंने मेरे साथ किया, तो मैं भी फिर उनके जैसा ही बन जाता और शायद तब मुझे ये सुकून नहीं मिलता जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने इंसाफ को महत्व दिया, बदले को नहीं चुना, क्योंकि बदला तो दिल को कलंकित कर देता है, लेकिन माफी दिल को सुकून से भर देती है। अब मेरे घर में शांति थी। मेरे पास मेरे पिता थे और मैं उनका सहारा था। वो मेरे लिए किसी बच्चे की तरह बन गए थे। मैं उनको वो प्यार देने लगा जो कभी मुझे नहीं मिला। अब वो बहुत खुश रहते थे और ये देखकर मुझे भी अच्छा लगता था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये जाना कि असली खुशी बदले में नहीं बल्कि माफी में है। और शायद इसीलिए भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बाप का सहारा बनूं, जिन्होंने मुझे एक वक्त में ठुकरा दिया था, लेकिन मैंने उनके लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रखे थे। अब वो मेरे साथ हैं और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या मैंने जो किया वो सही था? आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। धन्यवाद।